कैसे हो अमन अमन तिवारी। अमन को ऑडियो कनेक्ट किया। चलो टाइम बिंग और दो तीन लोग और हैं, ज्वाइन होते रहेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग है वो देख लेंगे रिकॉर्डिंग। सो ये जो हमारा कोर्स है, बेसिकली ये कोर्स है आपका बेसिक कोर्स, हम जिसको कह सकते हैं। इट इज़ अ बेसिक कोर्स ऑन कंप्रेहेंसिव कोर्स और डिज़ाइन ऑफ आरसीसी बिल्डिंग। और हम इस जो बेसिक कोर्स में जिन जिन एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे वो है, तो मैनुअल डिज़ाइन हम देखेंगे, एक बिल्डिंग में हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए। सेकंड, हम ई टैप्स के थ्रू जो उनकी मॉडलिंग होती है उसको देखेंगे। और एट द एंड हम सेफ को देखेंगे। सेफ बेसिकली हमारी पुटिंग्स की डिज़ाइन के लिए यूज होता है। तो जो भी हमको अमन को वॉइस नहीं आ अमन वॉइस तो निखिल आ रही है वॉइस। रही। हाँ सर, आपके आ रही है। अमन तुम एक्चुअल में ऑडियो से कनेक्ट नहीं हो, एक बार रीज्वाइन हो जाओ ना। तुम ऑडियो कनेक्टेड नहीं है तुम्हारा, यहाँ पे मुझे शो हो रहा है ऑडियो कनेक्टेड नहीं। सो जो बेसिकली नीड है, जो हमको क्या नीड पड़ती है एज अ, अगर हम बात करें कोर्स की, इस कोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास अभी हमने बीटेक में, या फिर अगर हमने एमटेक करी है, बीटेक करी है, तो हमने कुछ सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे पढ़े हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड। बट हमने पर्टिकुलर उनके जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच को हमने आज तक उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। ठीक है। सेकंड जो है वो है आरसीसी बिल्डिंग डिजाइन इज इम्पोर्टेंट फॉर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स या फिर हम एक नॉर्मल हमारी फर्म भी खोल रहे हैं, कंसल्टेंसी फर्म खोल रहे हैं, बहुत बड़ी फर्म तो बात की बात है। अगर हम नॉर्मल कंसल्टेंसी फर्म भी खोल रहे हैं तो भी हमारे पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि एट अ टाइम अगर हमको कोई भी साइट पर डिजाइनिंग का कोई भी वर्क देता है, और कंसल्टेंसी का वर्क दे रहा है, या आपको कंस्ट्रक्शन का विथ मटेरियल वर्क दे रहा है, ठीक है, तो हम इतने ज़्यादा हैंड ऑन रहे अपने एटलीस्ट बिल्डिंग डिजाइन के केस में, कि हम उन सब चीज़ों को प्रॉपर वे में कर पाए। ठीक है। सो कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हम G+2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, G+3 रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बना रहे हैं, छोटे मोटे कमर्शियल स्पेसेस बना रहे हैं। अभी जिस लेवल पे आप लोग हैं, मैं अगर उस लेवल की बात करता हूँ, तो हम इस तरह के बिल्डिंग्स को अगर बनाते हैं, तो अब इन सब एक्सपेक्ट्स में हमको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम कोई भी कंसल्टेंसी वर्क कर रहे हैं, और अगर हम कंस्ट्रक्शन वर्क भी कर रहे हैं, अगर हम खुद से उस बिल्डिंग को डिजाइन कर पाएंगे मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ सर्टेन सॉफ्टवेयर, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जो डिजाइन, जो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी, उसमें भी हम कुछ ना कुछ अपने तरफ से इनपुट दे पाएंगे, और हम उसको सेव भी कर पाएंगे अगर हम इस फील्ड में जाते हैं। और अगर हम सिर्फ कंसल्टेंसी के हिसाब से वर्क कर रहे हैं कि मेरे को कहीं पर जॉब करना है, तो जॉब करने के हिसाब से जब आप एक बेसिक लेवल पे आप कहीं पर भी अंदर किसी भी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे ये रहती है कि आप एक बिल्डिंग की, आरसीसी बिल्डिंग की डिजाइन के कंसेप्ट आपको पता रहें। ठीक है। अब यहाँ पर तुमको ये ध्यान रखना है कि वो हम जो मैनुअल कैलकुलेशन में बीम्स में मोमेंट्स निकालते थे और शेयर फोर्सेस की कैलकुलेशंस करते थे, अब वो सब हम मैनुअली नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जब सॉफ्टवेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और अगर हम सॉफ्टवेयर्स में प्रॉपर इनपुट देते हैं, अगर हम सॉफ्टवेयर्स में प्रॉपर इनपुट दे रहे हैं, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो मोस्ट ऑफ द अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आएगा। ठीक है। हाँ, पर अब आउटपुट आ रहा है तो आउटपुट सर्टेन फॉर्म्स में आता है।
आउटपुट आता है हमारे मोमेंट फॉर्म में, ठीक है, हमारे शियर फोर्सेस के फॉर्म में, हमारे जो एएसटी कैलकुलेशन होती है रेनफोर्समेंट के लिए उसके फॉर्म में। तो ऐसे नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं जिसके लिए हमको आउटपुट मिलता है सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से। तो माइट भी पॉसिबिलिटीज हैं कि इसमें से सर्टेन कुछ जो हमारे डिजाइन पैरामीटर्स है, जैसे एरिया ऑफ स्टील की कैलकुलेशन करना, ठीक है, एएसटी के पैरामीटर्स की कैलकुलेशन करना, तो हो सकता है कि उन सब में हमको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में 5-10% ऊपर नीचे मिले, पर बहुत ज्यादा चेंज कभी नहीं मिलता अगर हम प्रॉपर इनपुट देते हैं। एक जनरल लोगों का ये मानना होता है कि हम सॉफ्टवेयर में कोई भी चीज को डिजाइन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो डिजाइन अगर हम कर रहे हैं तो हमको हमेशा थोड़ी सी ओवर सेफ वैल्यूज मिलती है। ऐसा नहीं है, अगर हम प्रॉपर इनपुट्स दे रहे हैं तो हमको प्रॉपर आउटपुट्स मिलेंगे। हाँ, अब क्योंकि वो सॉफ्टवेयर्स हैं, उन वो सर्टेन एल्गोरिथम्स में वर्क करते हैं, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि उनके अंदर कुछ 5-10% हमको ऊपर नीचे मिलेगा। तो वो सब भी एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे कि आपका जो ई टैब है किस पर्टिकुलर पॉइंट को वहां पर हमको थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू मिलती है, कम मिलती है। तो हम उन सब चीजों को भी देखेंगे कि एक्चुअल में हम बिल्कुल आंख बंद करके नहीं सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ेंगे। हम पहले मैनुअल अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम सॉफ्टवेयर को रिजल्ट्स को चेक भी करेंगे। रही बात एनालिसिस रिजल्ट्स, जो मूवमेंट और शियर फोर्सेस की वैल्यूज मिलती है हमको, तो वो हमको करेक्ट मिलती हैं। वो कभी भी सॉफ्टवेयर में हमको गलत नहीं मिलती। इनफैक्ट अगर हम मैन्युअली इन आउटपुट में जो मोमेंट और शेयर ये सब कैलकुलेट करते हैं बिल्डिंग के केस में, हम मैनुअल कैलकुलेशन में उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको अ, हो सकता है कि कुछ एरर हमको मिले, कुछ गलती हो जाए हमसे, पर सॉफ्टवेयर के केस में जो एनालिसिस रिजल्ट्स हैं वो हमको बहुत प्रॉपर मिलते हैं। माइट भी डिजाइन पैरामीटर्स में थोड़ा हमको चेंज मिलता है, जो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। तो हम जो दो सॉफ्टवेयर देखेंगे वो एक है ईटैप और सेफ। ईटैप बेसिकली जो भी हमारे सीएसआई के हैं दोनों, बेसिकली ये बिल्डिंग के लिए इसको सीएसआई ने डेवलप कराया है, और सेफ बेसिकली डेवलप करा था स्लैब्स के लिए और फुटिंग्स के लिए। पर धीरे धीरे जो स्लैब वाला सेक्शन था वो भी ईटैप्स में उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो अब ज्यादातर लोग सेफ का यूज फुटिंग के केस में, फ्लैट स्लैब के केस में, इन सब में यूज करने लगे। ई टैब के अलावा आपने दूसरा एक सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा जो कि होता है स्टैट। यस। स्टैट प्रो आपने नाम सुना होगा। तो स्टैट प्रो भी बेसिकली बिल्डिंग एनालिसिस होती है उससे, पर वो एक जनरल सॉफ्टवेयर है जिसमें हम दूसरे भी अपने जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के, उसको हम वहां पर एनालिसिस कर सकते हैं। पर ई टैब्स क्योंकि ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, और स्टैट भी यूजर फ्रेंडली है, जो नए स्टैट आ गए हैं वो भी यूजर फ्रेंडली हैं, पर अब कनेक्ट वर्जन स्टैट प्रो का आया है, जबकि ई टैब्स के वैसे ही वर्जन बहुत पहले से हमको अवेलेबल है। तो ई टैब्स में हम बहुत प्रॉपर यूज कर सकते हैं। अभी जो हम ई टैब यूज करेंगे इसमें हमारे स्टडी में वो 17 रहेगा। 17 के रिस्पेक्ट में हम सब चीजों को पढ़ेंगे, ऑल दो अभी 19-20 तक चल रहे हैं ई टैब्स के वर्जन पर। अभी वो क्या है कि डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, उनमें काफी बग्स भी मिलते हैं, तो ये सब कई इश्यूज रहते हैं। तो हम थोड़ा सा मोस्टली हम यूज यही कोशिश करते हैं जब भी हम कुछ ऐसा एनालिसिस या डिजाइन में कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा बहुत लेटेस्ट ना यूज करें, थोड़ा सा 1-2 साल पुराना यूज करें, ताकि जो भी बग्स थे उसमें वो क्लियर हो चुके रहते हैं। नए वालों में कुछ ना कुछ हमको हो सकता है कि मिले। अब जैसा कि मैंने बताया कि थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट भी हमको आना चाहिए प्रॉपर आरसीसी का। अच्छा, थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट ये नहीं कि हम बेंडिंग हम पूरी आईएस 456 की तरह वैसे ही कैलकुलेशन करते चलें जैसा कि हमने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा है। नहीं, हमको लोड से रिलेटेड पूरा नॉलेज होना चाहिए। लोड्स क्या क्या लग रहे हैं, उन लोड्स को हमको अपने जो भी मॉडलिंग, हम जो भी मॉडलिंग कर रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर की हेल्प से, उनके ऊपर उन लोड्स को हमको कैसे प्रॉपर उनको उसके ऊपर एग्जर्ट करना है, लगाना है। तो अगर हम ये चीज करते हैं तो वहां से हमको जो भी एनालिसिस की वैल्यूज मिलती है, जो भी हमारे पास एनालिसिस की वैल्यूज मिलती है, उनकी हेल्प से हम अपने खुद के तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी हमारे पास मूवमेंट्स या फिर जो भी एनालिसिस की वैल्यूज आती हैं, उसके रिस्पेक्ट में एएसटी डिफाइन करना, और उसके रिस्पेक्ट में ड्राइंग बनाना, मतलब डिटेलिंग करना।
कि कितना रेनफोर्समेंट लगेगा, क्या लगेगा। तो वो चीज हम अभी भी बहुत सारे जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं वो मैनुअल मेथड से यूज करते हैं, उसके लिए वो सॉफ्टवेयर की तरफ नहीं जाते अनलेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्डिंग ना हो तो। पर क्योंकि अभी हम सब बेसिक लेवल पे हैं आप लोग, तो इसी चीज को प्रेफर करना है कि पहले हम इन हैंड कैलकुलेशन में कितना स्ट्रांग हो जाते हैं, उससे फिर हम आगे सॉफ्टवेयर्स में बढ़ सकते हैं। सो जो भी हमारे डिटेलिंग और डिजाइन एक्सपेक्ट्स हैं उनको हमको समझना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो हमको हमेशा समझ में आना चाहिए। अब हम ये जो सॉफ्टवेयर के थ्रू जितनी भी स्टडी करते हैं, टैब के थ्रू, सेव के थ्रू, ये जितनी भी स्टडी हम करते हैं, ये हमको तो बहुत इजीली हमारा एक बहुत ही फेमस वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट है, वो है यूट्यूब। उसमें हमको बहुत सारे ऐसे स्टडी मिल जाते हैं जिसमें हमको लोग ई टैब सिखाते रहते हैं, सेव सिखाते रहते हैं। पर बेसिकली वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ई टैब्स हम कैसे मॉडलिंग करें, मॉडलिंग करने के बाद हम कैसे रिजल्ट पढ़े वो सिखाते हैं। क्या सही है क्या गलत है, हमको कहाँ पर क्या यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैंने आज तक किसी भी उस पर्टिकुलर चैनल में उस चीज को नहीं देखा है। आप भी इस कोर्स को ऑप्ट करने के बाद, जब क्योंकि करीब 40-45 सेशंस लगते हैं पूरा खत्म करने में, तो ऑप्ट करने के बाद जब एट द एंड मेरी यही एक्सपेक्टेशन और पुराने भी स्टूडेंट्स की भी उनने यही बोल बताया मेरे से कि एक जो पूरा आरसीसी डिजाइन के तरफ उनकी नॉलेज थी और जितना उनने यूट्यूब वगैरह से कहीं से थोड़ा बहुत ईटैप सीखा भी था, वो सब चीजें पूरे तरीके से बदल गई। वो हमेशा यही कहते हैं कि काफी चीजें हमको ऐसी समझ में आई जो हमको आज तक समझ में नहीं आती थी। अच्छा, दूसरी बात, मैं ये नहीं बोलता हूँ आज कि आप जब ये बिल्डिंग ये कोर्स करने के बाद आप पूरे तरीके से बिल्डिंग के हर कंपोनेंट की डिजाइन को प्रॉपर समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं अंडर डिफरेंट डिफरेंट लोड कंडीशंस और अंडर डिफरेंट डिफरेंट एक्शन ऑफ लोड्स अलग अलग तरह बिहेव करते हैं। बट मैं इस चीज की श्योरिटी करता हूँ कि आप इस कोर्स को खत्म होने के बाद जो डिजाइन एक्सपेक्ट्स हैं और कोई भी नया लोड अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर आ रहा है, उसका लोड एक्शन आपको समझ में आ रहा है, उसकी वजह से आपके स्ट्रक्चर पर कैसा रिस्पॉन्स देगा स्ट्रक्चर इन द सेंस ऑफ फॉर एनालिसिस वैल्यूज या डिजाइन वैल्यूज, वो आप 100% समझ जाएंगे। बाकी एक जो हमारी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से रिस्पेक्ट में बीम, कॉलम, स्लैब्स, ये सब और स्टेयर केस, ये सब एक्सपेक्ट्स हम कवर करेंगे। पर हम ये नहीं कह सकते कि हमने 40 सेशंस अटेंड करे, 45 सेशंस अटेंड करे तो हम बिल्कुल 100% हमारे पास नॉलेज आ जाएगा। 100% नॉलेज मेरे को करीब 7-8 साल हो गए इस फील्ड में, स्ट्रक्चरल एंड डिजाइन और एनालिसिस के। हमको भी आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया हम रोज कुछ सीखते ही जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना कि हमको मैक्सिमम यहाँ से आउटपुट लेना, हम ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सके, मैं जो भी बोल रहा हूँ आप उसको समझ सकें। पर ये ना हो कि पर्टिकुलर हम मिस कर जाएं कोई चीज। अगर आप प्रॉपर अपनी रेगुलरिटी नहीं बना के रखेंगे तो फिर हो सकता है कि आप चीजों को मिस कर जाएंगे। और क्योंकि आप सब कहीं ना कहीं से मेरे से एसोसिएटेड रहे हो, मेरे स्टूडेंट्स रहे हो, तो कोई भी आपको हिचक नहीं होनी चाहिए। कोई भी आप ये मत सोचना कि हम कैसे सर से पूछें, क्या पूछें। अगर सीखना है तो बिल्कुल इस वे में सीखना कि हमको कुछ नहीं आता है। हाँ, पर बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि आप समझने की कोशिश ही ना करो। आप एक एक कंसेप्ट को सीखो, जो जो मैं बताऊंगा सब कंसेप्ट्स को अगर आप सीखते जाएंगे तो आप एक नॉर्मल जो हमारी बिल्डिंग होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। और हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे इस कोर्स में, सबसे पहले बेसिक ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चरल सिस्टम्स। हमारे जितने भी फ्रेम सिस्टम है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, वो कैसे बिहेव करते हैं अंडर डिफरेंट एक्शन ऑफ लोड्स। ग्रेविटी लोड्स क्या क्या होते हैं, उनके लोड कैलकुलेशन। थर्ड हमारा इंट्रोडक्शन टू अर्थक्वेक लोड्स। अर्थक्वेक लोड्स जो हमको लगते हैं, हम कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे फिलोसफी ऑफ IS 456 एंड अंडरस्टैंडिंग IS क्लॉजेस। तो हम इन सब चीजों को भी देखेंगे, जो हमारे जितने भी डिजाइन फिलोसफीज हैं उन सब चीजों को समझेंगे। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम 1 बाय 1 एक एक IS क्लॉज को सीख रहे हैं, पर जैसे जैसे हमारी सपोज करो मैं बीम डिजाइन कर रहा हूँ, तो बीम डिजाइन से रिलेटेड जितने भी क्लॉजेस हैं छोटे बड़े,
जितने भी इम्पोर्टेंट क्लॉजेस हैं मेरी एक आरसीसी बिल्डिंग में बीम डिजाइन के केस में, वो हम सब कवर कर रहे हैं। हम जैसे कॉलम के केस में आएंगे तो मैं कॉलम के लिए बात करूंगा, स्लैब के केस में आएंगे तो स्लैब के केस में बात करूंगा, मैं स्टेयर केस में आऊंगा तो मैं स्टेयर केस के लिए बात करूंगा। तो जितने भी आईएस कोड के क्लॉजेस हैं उन सबको हम प्रॉपर इसमें मैनेज करेंगे और देखेंगे क्या करते। उसके बाद हम देखेंगे डिजाइन एंड डिटेलिंग ऑफ आरसीसी बीम्स। जितने भी हमारी आरसीसी बीम्स होती है बिल्डिंग में, बेसिकली दो तरीके से हम बीम्स को क्लासिफाई करते हैं, एक प्राइमरी होती है और सेकेंड वन हमारी सेकेंडरी होती है। क्या होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, अगर आज आपको नहीं पता है तो ये पता चल जाएगा, पर बेसिकली स्ट्रक्चर में हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो टाइप्स की बीम्स मिलती है। हम उनकी डिजाइन एंड एनालिसिस पढ़ेंगे, हम उनको ई टैब्स में मॉडल करते हैं तो हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए उनको देखेंगे, क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्या हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भी देखेंगे। डिजाइन एंड डिटेलिंग ऑफ आरसीसी स्लैब्स, जो हमारी स्लैब होती है, स्लैब को हम कैसे ई टैब्स में डिजाइन करते हैं, उसके एनालिसिस के क्या क्या रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ में जो उनकी मैनुअल कैलकुलेशन है, मैनुअली हम कैसे कोई चीज कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे बड़ा एक, अगर मैं बोलूं पर्सनली बोलूं तो सबसे टफ या फिर सबसे जो टिपिकल डिजाइन होती है वो हमारी आरसीसी कॉलम्स की होती है। आरसीसी कॉलम्स के केस में काफी चीजें ऐसी होती हैं जो हम नॉर्मली बीटा के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में नहीं पढ़ते। आरसीसी बीम्स और स्लैब्स ये दोनों तो हमारी ऐसी होती हैं कि हम कहीं ना कहीं इनको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में भी काफी हद तक हम इसको पढ़ के रखते हैं। पर जो आरसीसी कॉलम्स होते हैं उसमें हम, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ तो हम सिर्फ एक्सियल फोर्स के लिए उसको पढ़ते हैं। हम उसमें मूवमेंट्स के केस में हम बहुत कम पढ़ते हैं, मूवमेंट्स के केस में, पर एक्चुअल में हमारे कॉलम्स में मूवमेंट्स भी आते हैं। तो हम इस केस को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इन केस को पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको SP16 में कुछ डिजाइन एड्स होते हैं उनको देखना पड़ता है। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारा कुछ कोर्स कंटेंट होता है, तो हम ये सब चीजें नहीं कवर कर पाते। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है तो डिजाइन एंड डिटेलिंग ऑफ आरसीसी स्टेयर केस। स्टेयर केस हम कैसे डिजाइन करें, उसकी डिटेलिंग कैसे करनी चाहिए वो हम देखेंगे, जो हमारे आईएस कोड के क्लॉजेज, और हम उसको ई टैब्स में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं वो हम देखेंगे। डिजाइन एंड डिटेलिंग ऑफ आइसोलेटेड फाउंडेशन। आइसोलेटेड फाउंडेशन में फाउंडेशंस के हम शेप हो गए, हमारी लेंथ विड्थ हो गई, उसका एरिया हो गया, उसकी डेप्थ हो गई, किन किन क्राइटेरियाज पे डिपेंड करता है, उन क्राइटेरियाज को हम ई टैब में कैसे बना सकते हैं और मैनुअली हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उन क्राइटेरियाज को, हम वो सब देखेंगे। और फाउंडेशन के केस में हम जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो होता है हमारा सेफ, CSI सेफ। और एक हम एक्सपेक्ट कवर करेंगे सिस्मिक एनालिसिस एंड डक्टाइल डिटेलिंग, क्योंकि भले इंदौर में अभी हम उतना ज़्यादा नहीं, हम जोन 3 जोन 2 में ही है लगभग, जोन 3 कहने लग गए हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम कभी एनालिसिस कर रहे हैं या फिर G+5 G+6 G+7 बिल्डिंग बना रहे हैं, सिंपल बिल्डिंग भी बना रहे हैं, तो उसमें हमको सिस्मिक एनालिसिस लेना ही पड़ता है। तो उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं हम उन सबको देखेंगे, डक्टाइल डिटेलिंग में पैरामीटर्स क्या हैं उनको देखेंगे। फिर कंसेप्ट्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ ड्राइंग, हम जितने भी आरसीसी बीम स्लैब कॉलम स्टेयर केस इन सब की डिटेलिंग हमको कैसे देनी चाहिए, ताकि साइट पे जो वर्कर्स या जो सुपरवाइजर्स वर्क करते हैं वो एफिशिएंटली उसको पढ़ पाए। मोस्ट ऑफ द केसेस में एज ए स्ट्रक्चरल डिजाइनर, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर इन्वॉल्व भी हैं उस चीज़ों में, तो पता होगा कि हम कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो ड्राइंग आती है हम उसको लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि यार साइट पे हम नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको ढंग से, या प्रॉपर उसमें जो भी नॉमेनक्लेचर्स हैं वो नहीं है प्रॉपर। तो सिंपली हमको किस तरीके से प्रोवाइड करना है हमको ड्राइंग या डिटेलिंग, हम उसको देखेंगे। ऑल दो मैं इसमें ड्राइंग एंड डिटेलिंग में मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ऑटोकैड में आपको वो सब चीजें करके दिखाऊंगा, पर हाँ मैं आपको वो सब चीजें स्केच करके बताऊंगा कि एक्चुअल में बीम है तो बीम की डिटेलिंग कैसे दी जाती है, स्लैब है तो स्लैब की डिटेलिंग कैसे करी जाती है, कॉलम्स की डिटेलिंग कैसे करी जाती है, स्टेयर केस की डिटेलिंग कैसे करी जाती है। तो उससे आपको एक पूरा आइडिया हो जाएगा कि हम एक्चुअल में डिटेलिंग कैसे करते हैं। हम जो आईएस कोड्स यहाँ पर कवर करेंगे वो आईएस कोड्स होंगे हमारे पर्टिकुलर IS 456, और जो हमारी
आरसीसी की बिल्डिंग्स के लिए हम यूज करते हैं SP24, स्पेशल पब्लिकेशन 24, SP34, IS 875। IS 875 हमारी लोड कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करता है। SP24, SP34 ये सब हमको हेल्प करते हैं हमारी डिटेलिंग के एक्सपेक्ट्स में। और SP34, IS SP24, 34 का मतलब क्या है कि जो भी हमारे IS कोड में क्लॉजेस दिए हैं, हम क्लॉज के थ्रू डिजाइन कर सकते हैं, पर उसको हमको डिटेलिंग कैसे करनी है, हमारी रेनफोर्समेंट को हमको कैसे ड्राइंग में शो करना है, कैसे हमको साइट पर देना है, तो उसके लिए हम ये जो स्पेशल पब्लिकेशंस होते हैं इनको फॉलो करते हैं हमेशा। IS 1893 ये यूज होता है हमारे पर्टिकुलर अर्थक्वेक के केस में। और लास्ट में हमारे पास है IS 13920, ये यूज होता है जब हम अर्थक्वेक फोर्सेस को कंसीडर करते हुए हमारी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट कोर्स। पूरा जो कोर्स कंटेंट है उसके बारे में था। करीब 40 to 45 लेक्चर्स हमको पूरा फुलफिल करने में ये लगते हैं। और मोर ओवर कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, कभी 1 आवर की क्लास रहती है, कभी 1.5 की हो जाएगी, 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। सेकेंड चीज कि अगर इस कोर्स में हम जो 2 चीजें करते हैं, एक तो ये है कि द कोर्स विल बी ब्लेंड ऑफ ई बोर्ड एंड स्क्रीन टीचिंग। ठीक है, ई बोर्ड अभी मैं आपके सामने ही जो भी पेन चला रहा हूँ, दिस इज अ ई बोर्ड। और स्क्रीन टीचिंग हम जो भी सॉफ्टवेयर रन करेंगे, जो भी हम व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे, तो वो हमारे स्क्रीन टीचिंग के पर्पज से है। तो सेकंड है, कोर्स में जो वीडियो शेयर करूंगा मैं क्लाउड स्टोरेज के थ्रू, आपकी जो जीमेल ड्राइव्स हैं उसमें मैं स्टोरेज आपको क्लाउड स्टोरेज के थ्रू शेयर करूंगा। उसी दिन शेयर हो जाती हैं जो भी हमारी रिकॉर्डिंग्स हैं वो लगभग, और आप उसको रिव्यू और रिवीजन के लिए ले सकते हैं। क्योंकि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं आपको डाउनलोड करने से रोकूं, आप डाउनलोड करके अपने पास सेव करिए, बट पॉसिबिलिटी यही होनी चाहिए कि आप उसको शेयर ना करिए। क्योंकि इफ़ यू आर पेइंग फॉर समथिंग और आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो आप उसको शेयर मत करिए। आप अपने रिव्यू रिवीजन के लिए उसको डाउनलोड करिए, अपने पास सेव करके रखिए। ऑल दो ड्यू कोर्स ऑफ लेक्चर जो भी कोर्स कंटेंट हमारा चलता रहेगा, तो वो सब वीडियोस हमारी क्लाउड स्टोरेज में अवेलेबल रहेंगे, आप कभी भी देख सकते हो। पर जब कोर्स खत्म हो जाएगा, तो कोर्स खत्म होने के 3-4 दिन बाद फिर हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो आप कोशिश ये करिए कि तब तक आप हर चीज़ को डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। सो एक्सपेक्टेड आउटकम, ये वीडियो शेयरिंग इसलिए क्योंकि हम ऑनलाइन मोड पे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई ज्वाइन नहीं कर पाता है, या फिर कोई किसी पर्टिकुलर अनफोर्सीन रीजंस होते हैं, किसी का नेटवर्क वीक है किसी दिन, या कुछ भी इश्यूज हैं, तो आप उसको आफ्टर द क्लास मेरे ख्याल से हाफ एन आवर या 45 मिनट्स में वो आपकी ड्राइव पर आपके पास आ जाता है। आप उसको देखिए डाउनलोड करके। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हमेशा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ पर भी शेयर आप अपने थॉट्स या फिर जो भी प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हो। नहीं तो फिर लेक्चर्स में तो हम, क्योंकि मैं कभी भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रखता नहीं हूँ, 4-5 हो गए बहुत है। और क्योंकि इंडिविजुअली मुझे आदत है कि मैं इंडिविजुअली थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करता हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैं 10-20-15 लोगों को बैठा लूँ और फिर उनको वन बाय वन में ध्यान ही ना दे पाऊँ, क्योंकि सब यहाँ पर लगभग मैं सबको ही जानता हूँ, कोई मेरे लिए अनजान नहीं है। मैं सबका बैकग्राउंड भी जानता हूँ, सब चीज़ें जानता हूँ, तो मैं इन्वॉल्वमेंट सबका रखूँगा। आप सब इन्वॉल्व रहेंगे स्पोर्ट्स में, आप एंजॉय करेंगे आई होप, क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स के तो यही रहा है कि उन्होंने एंजॉय करा थे, चाहे ऑफलाइन पढ़ाओ चाहे ऑनलाइन पढ़ाओ, किसी ने ऑनलाइन तो इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम आ गए हैं। ऑल दो ऑनलाइन ज़्यादा ईजी है चीज़ों को सब सीखना, ऑफलाइन में कहीं ना कहीं थक भी जाते हैं हम, ऑनलाइन में हम कहीं पर भी हैं सीख सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड आउटकम जो हमारे साइड से रहेगा, एक्सपेक्टेड आउटकम कि आप ई टैप्स और सेफ की अंडरस्टैंडिंग पूरी आ जाएगी, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी वो वर्क कैसे करता है ई टैप। और सेकंड हमारा आउटकम होता है कि वो है कि प्रोसेस ऑफ आरसीसी डिजाइन और डिटेलिंग जो है सॉफ्टवेयर एंड मैनुअल अप्रोच से हम उस चीज को प्रॉपर वे में सीख पाएंगे। अब मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोग मुझे भी जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ, तो मेरा टीचिंग स्टाइल पता ही है सबको। मैं कभी भी टीचिंग स्टाइल में रहता हूँ तो कई जगह पर मैं
किसी किसी चीज को मैं जानबूझ के पहले थोड़ा सा उसकी वैल्यू ज्यादा लेता हूँ या कम लेता हूँ या फिर थोड़ी सी गलत लेता हूँ, ताकि हम जब उसके आगे कंक्लूजन में पहुंचते हैं तो मैं उस चीज को फिर पीछे से कोरिलेट करके हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ कि हमने जो वहां पर इस चीज को दूसरे वे में लिया था उसका हमको रिजल्ट यहाँ पर क्या मिला है। तो क्योंकि ऑल दो आप कभी लेक्चर अटेंड नहीं भी कर पाते हो, आपको पास वीडियोज अवेलेबल रहेंगे तो आप उनको देखो सीखो। क्यों? क्योंकि मैं अगर एक ही डायरेक्शन में चलूंगा, मैं सब पैरामीटर्स एग्जैक्ट पैरामीटर्स ले लेके आपको कराता जाऊंगा तो उससे हम सीख नहीं पाते हैं। हम सिर्फ समझ तो लेंगे, पर हमको अगर सीखना है तो हमको कहीं ना कहीं कुछ पैरामीटर्स हमको गलत लेने पड़ते हैं या फिर ज्यादा लेने पड़ते हैं या कम लेने पड़ते हैं, ताकि हम आगे जाके जब उस चीज पर आते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि हाँ, ये जो हमने हमारे थोड़ा सा कुछ स्टेप्स पीछे जो हमने गलती करी थी या इसका असर क्या पड़ा हमारे फाइनल डिजाइन पे। तो इस तरीके से हम इन सब चीजों को करेंगे। और जो हमारा सेशन है वो हम सेशन मंडे से स्टार्ट करेंगे 6 सितंबर से, क्योंकि अभी मैं 2-3 दिन हूँ नहीं इंदौर में, तो 6 सितंबर से हम स्टार्ट करेंगे। और अच्छा, पहले भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना हो अदर देन फीस वाले में, क्योंकि सबके अपने पर्सनल इश्यूज हैं, सबने अपने अपने इश्यूज रखे हैं जैसे भी जो भी है, तो आप उसको पर्सनली मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो, उसमें कोई हिचकिचाने की बात नहीं है। और इसके अलावा आपका कोर्स से रिलेटेड कोई आपका कोई डाउट हो, सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे कैसे, हाँ ये डाउट है, सॉफ्टवेयर में आपकी ड्राइव पर मैं आपको सॉफ्टवेयर सब शेयर कर दूंगा, और उसके कुछ जो वीडियोस हैं हम उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो भी रहेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आई थिंक अब आप सब लोग एक ऐसी जनरेशन है जो ये सब इंटरनेट और कंप्यूटर फ्रेंडली है काफ़ी, तो दिक्कत नहीं आएगी वो वीडियोस को देखने पर। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप मेरे से भी मुझे बताना, मैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल में भी उसको समझा दूंगा। दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि ज़्यादातर लोग विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे होंगे, तो विंडोज़ 10 में हम कोई भी सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करने के बाद जब इंस्टॉल करते हैं, तो दो चीज़ें ध्यान रखना। एक तो ऑफलाइन ऑफलाइन मोड हमको रख लेना है अपने आप को, मतलब हमको नेट से डिस्कनेक्ट कर लेना है अपने आप को। सेकंड, हमको विंडोज डिफेंडर में वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन करके ऑप्शन होता है, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन को हमको थोड़ी देर को ऑफ करना है, क्योंकि हम जो ये सॉफ्टवेयर होते हैं सब क्रैक्ड सॉफ्टवेयर हैं, तो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर में विंडोज डिफेंडर कहीं ना कहीं ब्लॉक करता है इन सब चीज़ों को। फिर इंस्टॉल हो गया, रन हो गया, फिर आप इन सब चीज़ों को ऑन कर लीजिए। जनरल प्रोसेस है जो हम हमेशा करते आए हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नए हैं। इनफैक्ट हमारी पर्टिकुलर एज वालों को ये कोई कभी कोई बोलता है तो उनको दिक्कत होती भी है। आप सब तो हमसे भी ज़्यादा जानते हैं कंप्यूटर, तो आप लोग तो बहुत इजीली कर लेंगे। फिर भी अगर किसी को नहीं लगता है तो हाँ, अगर आज अवेलेबल नहीं है आपके पास पीसी डेस्कटॉप, अगर आप फ़ोन के थ्रू इस चीज़ को कर रहे हैं, तो आप अपने वीडियोस को जो भी हैं आप उनको डाउनलोड करके रख लेना। इन फ्यूचर आपको कभी भी लगता है तो आप उसको सीखो। बट मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों को अगर हैंड साइमल्टेनियसली करते जाएंगे, साथ साथ करते जाएंगे, तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं ओपन करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। जो लोग मिस कर गए हैं, थोड़ा लेट आए हैं, मैं उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा उनके साथ। मैंने ऐसा कुछ अलग सा नहीं बताया स्टार्टिंग में। ओके सर। किसी को कोई क्वेश्चन? ओम कोई क्वेश्चन? विपुल कोई मन में डाउट? हेलो हेलो हाँ बोलो। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? बढ़िया हूँ। कौन कौन बोल रही है? सर, ओम बोल रहा हूँ मैं। हाँ ओम, बोलो बोलो बोलो। सर, मैं ये बोल रहा था कि हेलो हाँ बोलो ना। सर, मैं ये बोल रहा था कि जैसे ये जो ई टैप्स है, हम्म। ये अपन का सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए काम आता है ना, मतलब लोड एनालिसिस और बीम एनालिसिस इसके लिए, डिजाइन के लिए। हाँ, और सर, और भी किसी काम? हेलो। सॉफ्टवेयर तो हमारे इसी काम में आते ही है ना।
जी सॉफ्टवेयर हमारा जो भी सॉफ्टवेयर रहता है, जो भी हमारे ईटैप्स हैं, जो भी हमारे स्टैड हैं, ये जी सब जी एनालिसिस एंड डिजाइन के लिए ही है। जी। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था, हम्म जैसे अपन इधर साइड, इस एरिया साइड काम करते हैं, हम्म तो इस एरिया में जनरली लोग इस चीज का यूज नहीं करवा, मतलब कराते हैं, तो इनको हम कैसे प्रिटेंड करें कि सर ये यूज करवाना जरूरी है? वो जब तुम मतलब खुद चलाना सीख जाओगे ना अभी, जी तो जी तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि हमको लोगों को कैसे कन्विंस करना रहता है। अभी हमको ये चलाने ही नहीं आता, तो जी हम जी क्या बोलेंगे? फिर तुम डायरेक्टली बोल सकते हो उनसे कि अगर हम मैनुअली या फिर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर छोड़ के अगर हम सिर्फ किसी चीज को बना रहे हो और अगर हम उसको प्रॉपर डिजाइन करके बना रहे हैं, तो कितना डिफरेंस आता है। जी और अभी हमको क्लॉजेज ही नहीं पता ना। तुमने आईएस 456 पढ़ा होगा बस बेसिकली। जी सर। SP34 24 इन सब के बारे में तुमको ज्यादा नॉलेज ही नहीं रहता है ना। नहीं सर, ये सब कुछ तो भी नहीं रहता। हाँ, तो इस वजह से अभी हम इन सब चीजों को जानते नहीं, इनके क्लॉज जानते नहीं, डिटेलिंग कैसे करते हैं वो नहीं जानते। अब जी जी लोगों के बीच में अवेयरनेस लाना, और ये तो अब एज ए सिविल इंजीनियर, सब यहाँ सिविल इंजीनियर बैठे हैं, तो हमारा काम है। हाँ हाँ हम कभी अवेयरनेस लाए नहीं। हम अगर हम कोई भी किसी का काम कर रहे हैं, तो जी जैसे सपोज करो किसी ने बोला कि आप हमारी घर बनाना, तो तुम जी देखो कुछ दिन, कभी कभी ऐसा होता है स्टार्टिंग में हम खुद से पहले उस मॉडल को ईटैब में बना के देखें तो कि अंतर क्या पड़ता है। फिर जी जब जी तुम्हें खुद समझ में आएगा कि देखो इसके पास वाला जो घर बना था, जो भी बिल्डिंग बनी थी, उसमें क्या अंतर था, फिर तुम अपने क्लाइंट को बता सकते हो कि देखिए हमने जब प्रॉपर सॉफ्टवेयर के थ्रू करा तो क्या अंतर पड़ा। जी यही हाँ, अमन का क्वेश्चन ये था कि सर दिस सॉफ्टवेयर ओनली फॉर बिल्डिंग्स। तो पहले था बिल्डिंग के लिए, पर अब लोग वाटर टैंक्स भी बनाने लग गए हैं इसमें। और क्योंकि ऐसा नहीं है, हमको एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, वो या तो उनमें फ्लोर्स होते हैं, है ना, या फिर हमारे पास पर्टिकुलर वॉल्स होती हैं। ज़्यादातर हमारे जी स्ट्रक्चर फ्लोर्स और वॉल से ही मिलके बनते हैं। तो जी फ्लोर्स और जी वॉल्स हमको जहाँ भी अवेलेबल, हम किसी भी तरह का बिल्डिंग उसमें एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर हम दूसरे स्ट्रक्चर वाटर टैंक्स भी एनालिसिस कर सकते हैं। और आरसीसी के अलावा हम इसमें स्टील और हमारे जो कंपोजिट्स हैं, इन सबको बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। जी तो सर, लोग एक यूज और चीज करेंगे, पूछनी थी। लोग तो यूज करेंगे जब हम उनको बताएंगे, पता होगा। अभी हम अगर जैसे तुम पर्टिकुलर सपना वाले एरिया में हो, जी जी वहाँ पर जो भी बच्चे इंजीनियरिंग करे हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर ली उन्होंने, उनको पता ही नहीं है ना कि ये भी कुछ ऐसा होता है। तो जी सर ऑटोकैड नहीं पता रहता उनको। ऑटो कैड नहीं पता लोगों को, तो लोगों को खुद ही अवेयर होना नहीं है, मतलब बच्चों को नहीं अवेयर होना है ना, स्टूडेंट्स को सर अवेयर नहीं होना है। सर एक क्वेश्चन जी है कि हाँ बोलो। सर जैसे ज़्यादातर कंसल्टेंसी में स्टेट प्रो यूज कर रहे हैं अभी भी, तो हम ये कोर्स को उस पे कोरिलेट कर लेंगे ना? हाँ, बहुत इजली, क्योंकि जो भी हम ज्यादातर कंसल्टेंसीज में स्टैट प्रो, देखो मैं कंसल्टेंसीज का हाल बता दूं, कंसल्टेंसीज में एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, वो जी सर। तुमको डाउट क्लियर हो जाएगा। कंसल्टेंसीज में ये जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ये जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। यस चाहे वो स्टैट यूज कर रहे हो, चाहे वो ईटैब यूज कर रहे हो, दे आर जस्ट सर। यूजिंग इट फॉर एनालिसिस। यस एनालिसिस से सर वैल्यू निकाल के उन लोगों के पास, सबके पास डिजाइंड एक्सेल शीट्स होती हैं, एक्सेल शीट्स बनी हुई होती हैं, उसमें वो एनालिसिस के वैल्यूज को डालते हैं, और फाइनली उनको एएसटी और जो भी विड्थ है, डेप्थ है, वो पास हो रही है, फेल हो रही है, वो सब पता चल जाता है। तो हम कोई भी सॉफ्टवेयर चलाना जानते हैं, अगर हमको इनपुट और आउटपुट का नॉलेज है, तो आगे जब आप किसी भी कंसल्टेंसी में अगर वर्क करने जाते हो, तो वहां पर वो आपको एक्सेल शीट्स की ट्रेनिंग देते ही देते हैं। और हमको सिर्फ वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको एनालिसिस करना आना रहना चाहिए बिल्डिंग का किसी भी। तो और जबकि ज्यादा बेस्ट ई टैब्स है। अब लोग क्यों यूज करते हैं, दूसरा ये है कि तो सर लाइसेंस मेन, वाला, इन दोनों लाइसेंस का का मेन इशू, रीजन क्या था? मतलब ज़्यादातर लाइसेंस स्टेट। का इशू ये है कि देखो अभी जो ई टैब्स है वो सीएसआई का, और सीएसआई का इंडिया में उतना ज्यादा अभी मिडिल ईस्ट में, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में उतना ज्यादा इनका नेटवर्क नहीं फैला हुआ है। ठीक है। और जो स्टैड है, स्टैड का अपना इधर साउथ ईस्ट एशिया, मतलब जो भी हमारे इंडिया, पाकिस्तान और जितने भी अपने इधर नेपाल हो गया, मॉरिशस हो गया, मालदीव्स हो गया, ये जितने भी साउथ ईस्ट एशिया का रीजन आता है, उन सब में बेंटले का अच्छा नेटवर्क है। बेंटले क्या दूसरे सॉफ्टवेयर भी बनाता है,
आपके बनाता है, CSI भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर से, पर बेंटले का नेटवर्क ज्यादा था। और स्टैड पहले आया इंडिया में, तो जिन लोगों ने स्टैड पे काम करना सीख लिया तो वो स्टैड पे चलते आ रहे हैं। पर अभी जो नई कंसल्टेंसीज जितनी भी हैं, ज्यादातर जो बड़ी बड़ी कंसल्टेंसीज हैं, जैसे स्केलेटन हो गई और आजम खान हो गई, ऐसे 4-5 जो अच्छी कंसल्टेंसीज हैं, ज्यादातर ईटैप्स पे वर्क करने लगे। स्टैट प्रो पे लोग वर्क करते हैं, पर ईटैप्स पे भी करते हैं, ये नहीं है कि ईटैप्स पे नहीं करते। ईटैप्स थोड़ा सा स्टैट के बाद आया ना, तो इसलिए थोड़ा लोग उससे उतना ज्यादा नहीं, और उतना नेटवर्क नहीं था, इस वजह से। सर इसमें एक वैलिडेशन का पॉइंट भी आता है सर, कि वैलिडेट करना पड़ता है डिजाइन को, तो वो अपन सीखेंगे ना सर? वैलिडेट हम मैनुअल डिजाइन से तो वैलिडेट करते हैं ना। जी वही सर, वही। हाँ, हम मैनुअल, हम इसके एनालिसिस वैल्यूज को लेंगे, और एनालिसिस से हम जब मैनुअली उसको IS 456 के क्लॉजेस से हम वैल्यू को देखेंगे, और हम ईटैप से देखेंगे, तो वो हमारा वैलिडेशन होता है। दूसरी चीज, वैलिडेशन में बहुत सारी चीजें रहती हैं, कुछ हमारे कभी कभी, हाँ, वैलिडेशन में 5-10% का मार्जिन रहता है हमेशा, पर हाँ वैसी ही वैल्यूज आती हैं। और एनालिसिस में जो भी ईटैप्स है, वो काम तो IS 456 पे ही करता है, जो भी इंडियन स्टैंडर्ड्स उस पे ही काम करता है। तो वैलिडेशन आएगा अपने आप, और ये सब जितने भी तुम्हारे मन में ये सब क्वेश्चंस हैं, वो अपने आप जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, सब खुद ही क्लियर होते चले जाएंगे। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, बोलो। मैं अमन सर ये बोल रहा था, ई टैप जो एनालिसिस सिर्फ करता है, किसी भी स्ट्रक्चर का कर देगा सर एनालिसिस? हाँ अमन, मैंने बताया ना, वो बेसिकली पहले तो स्टार्ट हुआ था बिल्डिंग के लिए, पर धीरे धीरे उसमें लोग वाटर टैंक हो गया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ऑन ग्राउंड वाटर टैंक, एलिवेटेड वाटर टैंक, बंकर, साइलोस, लोग सभी कुछ करने लग गए। और स्टील स्ट्रक्चर्स में स्टील हो गया, PV स्ट्रक्चर्स हो गए, तो सब कुछ करने लग गए। क्योंकि सर जैसे एग्जांपल अगर गर्डर का लेते हैं, वो भी काइंड हाँ, ऑफ बीम ही रहता है। गर्डर हमारा स्टील है। हाँ मैंने हाँ। बोला ना, स्टील स्ट्रक्चर्स भी, स्टील स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग भी, इंडस्ट्रियल शेड, सब कुछ डिजाइन करता है। बस हमको ये आना चाहिए कि हमको डिजाइन करवाना क्या है, मतलब बस ये है, हमको क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कराना चाहते हैं, वो सब करें। गुड इवनिंग सर। सर जैसे अपना स्टील स्ट्रक्चर्स रहते हैं, बेसिकली स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करना स्टैट प्रो में ज्यादा इजी पड़ता है ईटैप के कंपैरिजन में। तो मतलब ईटैप में इतना क्या डिफरेंस आता है स्टैट के उसमें सिर्फ स्टील के लिए? क्योंकि RCC डिजाइनिंग ईटैप्स की ज्यादा इजी है नो डाउट, बट स्टील के लिए RCC स्टैट डिजाइन को ज्यादा में, प्रेफर करते लोग। RCC डिजाइन में ईटैप्स इजी है, और स्टील डिजाइन में ईटैप्स इजी नहीं। ये सब बातें बताएं किसने तुमको? सर ये जो कंसल्टेंसी चला रहे हैं उनने मुझे है ना? सजेशन दिया था कि अगर RCC के सीखना है तो सबसे बेस्ट है ईटैप सीख लो, क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली बहुत है स्टैट के कंपैरिजन। बट अगर स्टील स्ट्रक्चर के लिए डिजाइनिंग करनी है तो स्टैट ज्यादा हैंडी आता है ईटैप से कंपैरिजन में। क्या है कि लोग बहुत सारी बातें करते हैं जो भी कंसल्टेंसीज में है। अब उनको देखो कितना नॉलेज है, नहीं नॉलेज है, वो मुझे नहीं पता, शायद मेरे से ज्यादा नॉलेज हो। पर हमको हमेशा जो भी अभी रिसेंट टाइम में जो भी एडवांस सॉफ्टवेयर चल रहा है, कोई भी सॉफ्टवेयर चल रहा हो, हमको हमेशा उसकी नॉलेज ज़्यादा प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि उससे नीचे के जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, वो हम उनके ऊपर तरफ चले जाएंगे। दूसरी चीज़ होती है कि हैंडी होना ना हैंडी होना, कि रिजल्ट्स हैंडी देगा, प्रॉपर देगा, नहीं देगा, वो हम कब जस्टिफाई कर पाएंगे? जब हम मैनुअली स्ट्रांग हैं। अब मैं तुम्हें बिल्डिंग के केस में बोल देता हूँ कि जो भी हमारी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में हमारे बीम्स होती है, तो बीम्स के केस में हमारा ओवरऑल देखा जाए तो ईटैप से थोड़ा सा स्टैड वाला पोर्शन 1% ज्यादा होता है। स्टैड हमारी बीम को ज्यादा एफिशिएंटली डिजाइन करता है बजाय ईटैप्स के, है ना? स्टैड ज्यादा अच्छे से करेगा। स्लैब स्लैब हमारे ईटैप्स अच्छे से करता है, हम स्टैड में उतने अच्छे से नहीं कर पाते। कॉलम तो सबसे मेजर पार्ट होता है, जो भी मैंने बताया था, कॉलम, क्योंकि कॉलम में फोर्सेस भी हैं, मूवमेंट्स भी हैं, तो कॉलम में ईटैप्स का कोई भी तोड़ नहीं है। तो हमारा मेजर कंसर्न होना चाहिए कि क्या मेन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जिसकी डिजाइन हमको मैन्युअली थोड़ी सी टफ पड़ती है। तुमने एक नाम सुना होगा, PM इंटरेक्शन कर्व, अगर कभी तुमने नाम सुना है, PM इंटरेक्शन कर्व्स होते हैं अपने कॉलम डिजाइन के लिए। तो PM इंटरेक्शन कर्व्स को मैन्युअली बनाना बहुत टफ है, और अब वही चीज हम ईटैप्स के थ्रू देखते हैं तो हमको बहुत सिंपल पड़ती है।
तो बीम्स स्लैब्स तो ऐसे, मैं एलिमेंट्स वाइज भी बात करूं तो स्टैड और इटैब्स में हमको थोड़ा सा ऊपर नीचे, कभी इटैब आगे कभी स्टैड आगे, पर बेसिकली दोनों क्या है, हमारे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर हैं। और डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर हमको क्या करके दे रहे हैं, हम उस चीज को तभी उस पर हम सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, जब हमको मैनुअल की थोड़ी सी नॉलेज हो कि हाँ सही इसका रिजल्ट आसपास कहीं सेम आ रहा है। स्टील के केस में भी ऐसा नहीं है, स्टील के केस में भी हमने तो यही देखा है कि दोनों के रिजल्ट ही सेम होते हैं, जबकि स्टील में हम पीबी, जब से ये पीबी आने लग गए हैं, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग आपने नाम सुना होगा, तो पीबी वगैरह में तो ईटैब और आगे है स्टैट से। तो देखो मैं यहाँ पर किसी ईटैब और स्टैट के कोई साइड से तो हूँ नहीं, मैं एडवोकेट, मैं जो दोनों की बात बता रहा हूँ, क्या सही है, क्या दोनों में फॉल्ट है और क्या दोनों में सही है। पर एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर या एज अ सिविल इंजीनियर हमको क्या नॉलेज होनी चाहिए दोनों में से, और हमको क्या देखना आना चाहिए, उस चीज को हम देखेंगे प्रॉपर, उस चीज में आगे बढ़ेंगे। अब कोई सॉफ्टवेयर कोई किसी चीज को अच्छा करता है, किसी चीज को बुरा करता है, तो हाँ हम जज करने वाले नहीं है। माइट भी आज उसका कोई वर्जन उतना अच्छा एफिशिएंटली डिजाइन नहीं कर रहा हो और आगे और अच्छा करने लगे। जैसे ई टैब्स के केस में ही कुछ एक पॉइंट्स थे जो वर्जन 15 में बहुत अच्छे थे, पर वर्जन 17 में वो थोड़े से वीक पड़ गए। पर उसके साथ साथ में जो चीजें वर्जन 15 में नहीं थी वो वर्जन 17 में आ गई, तो हमको वहां पर थोड़ा सा और हेल्प मिल जाती है। तो इस तरीके से सब चीजें चलती हैं। तो अल्टीमेटली मैंने तो कभी ई टैब और स्टैट चलाने मेरे को दोनों ही आते हैं, दोनों पे काम करते हैं, पर मैंने कभी भी दोनों में ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं करा कि कौन अच्छा है कि कौन बुरा है। दोनों चला के देख लेना, एक आने लग जाएगा दूसरा अपने आप बनने लग जाएगा। ओके सर। और सर जैसे हम डिजाइनिंग मैनुअली सीखेंगे तो उसमें क्या क्या कवर करेंगे अभी? जो भी बीम में, जैसे बीम हम कर रहे हैं तो बीम में बीम को हम कैसे मैनुअली डिजाइन करते हैं, बीम्स के हम मोमेंट्स कैसे देखते हैं, हमारे एमयू लिमिट्स क्या होते हैं, और हमको क्या क्या डेप्थ कैसे डिसाइड करते हैं, विड्थ कैसे डिसाइड करते हैं। हाँ, पर अब हम ये नहीं है कि हम मोमेंट जो एमयू आप लोग निकालते हो, अल्टीमेट मोमेंट निकाला होगा आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो अल्टीमेट मोमेंट अब हम ये नहीं है कि अल्टीमेट मोमेंट को हम कैलकुलेट करने बैठ रहे हैं कि मैं WL²/8 की WL²/12 या 24 16 इनसे कर रहा हूँ। इन वैल्यूज को हम ई टैब से उठाएंगे और उस एनालिसिस की वैल्यूज से हम अपनी एक डिजाइन प्रोसेस देखेंगे, और फिर उसके बाद हम ई टैब्स की डिजाइन प्रोसेस देखेंगे कि क्या वो सही आई या हमारे आसपास आई कि नहीं आई। तो ऐसा हम हर एक कंपोनेंट के लिए करेंगे, बीम के लिए, कॉलम के लिए, स्लैब के लिए, हमारी स्टेयर केसेस हो गई और फुटिंग हो गई। तो इन सब चीज के लिए हम देखेंगे। सर स्टील के लिए भी करेंगे, सिर्फ आरसीसी के लिए ये तो अभी नाम ही है, सब्जेक्ट का नाम ही आरसीसी है ना। मैं ये बोलता हूँ कि देखो, अगर अभी हमको क्या है कि अभी हमको एनालिसिस और डिजाइन की बहुत कम नॉलेज है, ठीक है, हमको 10-20% नॉलेज है, 50% नॉलेज है। ये अगर आप ये कोर्स करते हो या फिर आप कोई भी चीज सीखते हो, फर्स्ट टाइम कोई भी सीखते हो, तो वो एक डोर होता है, वो एक दरवाजा होता है हमको कॉन्फिडेंस देने के लिए। जब आपको आरसीसी बिल्डिंग में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पूरी बिल्डिंग में नहीं भी आया, मैं बोलता हूँ पूरी बिल्डिंग में नहीं भी आया आपको, आपको बीम कॉलम स्लैब में कॉन्फिडेंस आ गया बस, तो आपके मन में एक ही रहेगा कि हाँ मुझे इतना तो आता है। तो उसके रिस्पेक्ट में फिर जब हम आगे बढ़ते हैं ना, क्योंकि ये तो एक कभी नेवर एंडिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, तो आप अपने आप खुद से आगे बढ़ के सब चीजें सीखते चले जाओगे। इसमें कभी भी ये नहीं होता कि और 40-45 सेशंस में ऐसा भी नहीं है कि हम A to Z सब चीजें सीख ही जाएंगे। बहुत सारी चीजें, क्योंकि बिल्डिंग में तो 10 तरह की चीजें तुमको पता है। हाँ, पर जो प्राइमरी लेवल पे हमको सबको आना चाहिए वो सब चीजें तुमको आएंगी। सर क्लास टाइमिंग क्या रहेगी? क्लास टाइमिंग क्योंकि इवनिंग में ही रहेगी, और वो 8 to 9 रखना है या फिर 8:30 to 9:30 रखना है, वो थोड़ा सा यहाँ पे बताओ डिस्कस करके आप लोग। हाँ, कभी कभी अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा 10-15 दिन तो करीब 1 आवर ही रहेगी, क्योंकि 10-15 दिन में आपका भी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। फिर जब एक बार आप सॉफ्टवेयर में हैंडी हो जाओगे तो फिर हम धीरे से इसको आगे चल के एक्सटेंड कर देंगे और 1.5 घंटे की कर देंगे, क्योंकि फिर हम चीज़ों को थोड़ा सा पेसअप करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई थिंक 8 to 9 8:30 से रख लेते हैं सर। 8:30
सब अपना, चलो अमन बोल रहा है 8:30 से 8:30। निखिल तुम्हारा क्या ओपिनियन है? सर 8 से 9 सही है सर, ज्यादा लेट हो जाएगा 8:30। वो वही है, क्योंकि फिर 10-15 मिनट ऊपर नीचे होता ही है, तो वो फिर उधर ज्यादा चला वो जाएगा। 8:30 तक ही हो जाता है सर। नहीं, स्टार्ट तो 8 पे हो जाएगा, पर उधर 9 से 9:15 जा सकता है, जी सर। क्योंकि डिस्कशन हो यस सर, जाता है। और जब टाइमिंग बढ़ जाएगी तो और लेट होता चला जाएगा। टाइमिंग अगर बढ़ेगी तो फिर हम उसको 7:45 से कर लेंगे या फिर 8 से कर लेंगे, तो ऐसा नहीं, वो तो बात की बात है टाइमिंग तो की। सर पर एट मेरे ही ख्याल बेस्ट है। 8 to 9 मेरे ख्याल से ठीक है, सबके यस लिए सर। कन्वीनियंट भी है। 9 बजे आप फ्री होके घूमने भी जा सकते हो, जो घूमने जाता है, और जो नहीं घूमने जाता है वो खाना खा के सो भी सकता है। क्लासेस रहेंगी मंडे टू सैटरडे, ठीक है। ओके सर। और कभी हो सकता है कि वो तो कुछ इमरजेंसी कंडीशंस है, कुछ भी रीजंस के कारण किसी दिन नहीं रहती है, तो उसका मैं कन्वे कर दूंगा इवनिंग तक में। कभी ऐसा कुछ होता है किसी दिन क्लास नहीं रहती तो। जी और फिर कभी ऐसे डिस्कशन में हुआ कि संडे को सब लोग फ्री हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। सैटरडे को जैसे कभी हो गया कि हाँ संडे को सब फ्री है, पर्टिकुलर टाइम में आफ्टरनून में फ्री, तो हम कुछ ज़्यादा घंटे की क्लास भी रख सकते हैं, या फिर जैसा एज पर अवेलेबिलिटी है वो लोगों की, हमारी सब। तो इतना वो नहीं है कि कोई बिल्कुल रिजिडली हम एक, पर हाँ इवनिंग का टाइम है तो 8 to 9 वो तो फॉलो करेंगे, पर हाँ बीच बीच में एज पर द कन्वीनियंस, या फिर जैसे किसी दिन ज़्यादा किसी को डिस्कशन करना है, या फिर उनको कोई चीज़ ज़्यादा समझनी है, तो फिर हम ऐसे कभी कभी संडे हम कोई क्लासेस कर सकते हैं। मेरा जो रहा है कि फिक्स तो कभी नहीं रहता है, पर 40 to 45 सेशंस मिनिमम लगते ही लगते हैं, तो ये करीब 2 मंथ हो जाते हैं। 45 सेशंस मतलब 1.5 महीने तो वैसे ही हो गए, फिर कुछ छोटे छुट्टी उट्टी मिला विला के 2 महीने हो जाते हैं। तो 2 महीने का थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, कभी मिस हो जाती है कोई दिक्कत नहीं, आप उसको अटेंड करो। और मैं आप लोगों को एक जो जो यहाँ पर है, मैं एक गूगल फॉर्म सेंड कर दूंगा, उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर देना, और गूगल फॉर्म पे फिर आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह डाल देना आगे, जैसे अगर कोर्स करना है आपको तो फिर उस मेल आईडी को मैं अपने क्लाउड स्टोरेज में ऐड करूंगा, और फिर वहां से आपको सब चीज़ें मैं अभी कल परसों में सॉफ्टवेयर अवेलेबल करा दूंगा। आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करिए, आपको खुद से भी हो जाता है। ईटैप्स वर्जन 17 अगर खुद से भी मिल जाता है डाउनलोड कर लो, नहीं मिलता है तो मैं सेंड करूंगा ही। अल्टीमेटली क्या है, हम चाहे नेट से डाउनलोड करें, चाहे मैं क्लाउड स्टोरेज से तुमको दूंगा जीमेल के थ्रू, तो वो भी तुमको डाउनलोड ही करना पड़ेगा। तो वो 800-900 MB का रहता है, तो वो तो डाउनलोड करना ही है, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है, पर मैं सेंड कर दूंगा। आप जब अपनी मेल आईडी वगैरह उसमें सेंड कर, उसमें गूगल फॉर्म में एक व्हाट्सएप लिंक भी है, तो उस व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कर लेना, तो हमारे जो भी कोर्स से रिलेटेड डिस्कशन है या कुछ भी डाउट है किसी को कुछ भी है, तो हम उसमें करते रहेंगे। जो भी हमारी लिंक्स हैं रोज की लेक्चर की, वो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाया करेगी आपके पास टाइम भी, तो आप उसको देख लीजिएगा। अनलेस मैं अगर नहीं इवनिंग तक आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहा हूँ कि आज क्लास नहीं है, तो क्लास रहेगी, फिर चाहे आपको लिंक 7:55 पे आए, उसके लिए मत सोचना। अगर मैंने इन्फॉर्म नहीं करा है तो क्लास है, मतलब चाहे लिंक आपको 2 मिनट पहले आए चाहे 1 मिनट पहले आए, उसकी चिंता मत करो। गुड इवनिंग सर। सर मुझको एक क्वेश्चन था सर। हाँ सुयश। सर मतलब सर बिल्डरशिप की लाइन के हिसाब से सर, मतलब मैंने मतलब फादर से भी सुना है सर कि मतलब जो कंसल्टेंसी में सर जो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स रहते हैं सर, वो मतलब बहुत हैवी स्ट्रक्चर देते, मतलब वो स्ट्रॉन्ग तो रहता है सर, पर मतलब वो इकोनॉमिक वेज में सर थोड़ा लाइट भी रख सकते हैं सर उसको, मतलब स्ट्रॉन्ग भी रहे और लाइट भी रहे, तो सर वो सब इसमें कवर। हाँ वो आएगा ही कवर में। अब देखो बात ये है कि हम जो भी डिजाइन करते हैं वो एनालिसिस के बेस पे करते हैं, और हमारे जो आईएएस कोड्स कहते हैं कि हम सबसे पहले ही, एक तो आपने सुना होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ Yes, sir. सेफ्टी हम मटेरियल्स के ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, तो हम कंक्रीट और स्टील उनकी पहले Yes, से ही हम थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम करके चलते हैं। जैसे कंक्रीट के लिए हम 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, स्टील के लिए 1.15 लेते हैं, तो हम पहली बात yes, तो उनकी स्ट्रेंथ कम कर देते हैं। दूसरी चीज, हम लोड
जो भी हमारी लोड्स हैं उसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करते हैं, हम अपने मटेरियल की स्ट्रेंथ कम कर देते हैं और लोड को बढ़ा देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे पास हैवी डिजाइन आती ही आती है। अच्छा, हैवी का मतलब ये नहीं है, हैवी का मतलब ये है क्योंकि अब कंसल्टेंसी वाले ने एक डिजाइन ड्राइंग बना के भेजी साइट पे। अब साइट पे लोग उसको क्या बना रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, अगर कंसल्टेंसी का ही क्लाइंट इंजीनियर नहीं है, कोई अदर क्लाइंट इंजीनियर है जो नहीं देख रहा है या कैसा भी है, तो साइट पर वर्किंग कंडीशन कैसी है, तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो कंसल्टेंसी वाला अपने ऊपर नहीं लेगा ना कि कल को बिल्डिंग फेल हो गई तो अपनी डिजाइन तो वो अगर बिल्कुल कट टू कट लेके चलेगा तो कल को हो सकता है कि उसकी डिजाइन कंसल्टेंसी में जब एनालिसिस में फेल हो गई थी, तो ऐसी दिक्कत उसको फेस करनी पड़ सकती है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि वो जो भी IS कोड के हिसाब से, और वो थोड़ी सी हैवी तो आती है। हाँ, पर जैसे हम स्लैब के केस में एक पॉइंट देखेंगे, स्लैब के केस में आएगा एक पॉइंट, तो जब हम रेनफोर्समेंट देंगे तो वहां पर ये डाउट तुम्हारा थोड़ा सा क्लियर होगा। बाकी बीम हो गई और कॉलम हो गई, अब सब चीजें एनालिसिस के बेस पे हैं। हाँ, बीच बीच में हम उसको ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट्स आएंगे। हाँ, पर ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऐसे बहुत सारे नहीं होते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जगह पर हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं अपने स्टील को लेके हमारे कंक्रीट्स में, तो वो अलग चीज है। पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ तुमको बहुत सारा स्टफ मिल जाएगा ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड इस कोर्स में। हाँ, पर स्लैब हो गई, बीम हो गई, कॉलम में बीच बीच में जहां पर भी जैसे रिक्वायरमेंट पड़ती वो तुम्हें मिलेगा, उसमें नो डाउट। ओके सर। कोई और किसी का डाउट? सो बाकी सबके तो है। सो यस, अगर इंटरेस्टेड होगे तो मुझे अपना व्हाट्सएप मुझे हाई कर देना, तो मैं नंबर आ जाएगा मेरे पास, नंबर नहीं मेरे पास। ओके और सर। किसी को कोई डाउट? सर डाउट नहीं सर, रिक्वेस्ट है सर। आपने बोला था सर वो एक्सेल शीट्स कंसल्टेंसी में यूज होती है। हाँ, वो देखो वो बहुत बात की चीज है, उसको मैं भी इस कोर्स में नहीं, पर इसके बाद मैं एक ऐसे ही 1-2 सेशन रखूंगा, पुराने भी बच्चों की रिक्वेस्ट थी वो, तो पर उसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा, मेरे पास वो प्रिपेयर्ड है पर थोड़ा उस हिसाब से समझाने के हिसाब से हमको कैसे करना पड़ता है वो देखना पड़ता है। तो अभी नहीं, पर जैसे ये कोर्स खत्म होने के बाद 15-20 डेज बाद में मैं उस चीज को करूंगा, क्योंकि एक्सेल शीट्स तो हमको ज्यादातर मिल भी जाती हैं नेट पे। अभी क्या है कि तुम देखोगे एक्सेल शीट्स अगर नेट से डाउनलोड करोगे तो तुमको ये नहीं पता कि क्या इनपुट डालना है, क्या आउटपुट आ रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आता एक्चुअली में। यस सर। पर जब हमको डिजाइन प्रोसेस समझ में आ जाएगी, कुछ क्लॉजेस समझ में आ जाएंगे IS कोड के, तो फिर हमको वो भी समझ में आने लगेंगे अच्छे से, उसमें कोई ऐसी अलग से नहीं रहती। ओम को कुछ बोलना है? ओम, हाँ सर मैं थोड़ा सा इससे हट के सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछ लो। सर ऐसा सवाल ये है कि मैं कल एक जगह गया था, तो मेरे पास एक क्लाइंट है, उन्होंने बोला वैल्यूएशन के लिए, मतलब उनकी बिल्डिंग का वैल्यूएशन करना है। तो सर एक्सेल शीट में तो मेरे को आता है, मैं कर भी दूंगा, लेकिन उसमें जो सील लगेगी वो मतलब किसकी लगेगी? वो सील अगर वो वैल्यूएशन करके उनको बैंक में या किसी भी लोन पर्पस इन सब के लिए फुलफिल करना है, तो जी जी। उसमें तो जो भी वैल्यूअर होगा, वैल्यूअर भी जो भी बैंक से ऑथराइज्ड होगा, हाँ, उसकी सील लगती है, उस वैल्यूअर की लगती तो है, सर सिर्फ ये बैंक वाले। यही चीज मैं पूछना चाह रहा था कि सर ये वैल्यूएशन वाली डिग्री या मतलब ये कोर्स क्या चीज है, समझ नहीं आ रहा मुझे। कराते हैं लोग। इसको फिर करो, डिस्कस करेंगे ना, मुझे कभी ऐसा? लगाना फोन तो हम डिस्कस कर लेंगे इसको। जी सर। तो बहुत सारी और सर चीजें इस इन्वॉल्व रहती हैं। जी सर। और सर इसमें ये चीज सवाल था कि जैसे ऑटोकैड और स्टैट प्रो के हमको क्रैक वर्जन मिल जाते हैं, तो इसका भी क्रैक वर्जन है क्या सर? तो क्रैक ही तो दूंगा ना मैं तुमको, क्रैक वर्जन ही मिलते हैं। खरीदने जी जाओ सर। तो खरीदने में तो बहुत ही ज्यादा, कंसल्टेंसीज नहीं खरीदती, वो भी क्रैक चलाती जी हैं। सर, और यहाँ जिनके हम कर रहे हैं वो भी सब क्रैक ही चला रहे हैं सर। हाँ, क्रैक ही चलाते हैं। देखो सॉफ्टवेयर
क्रैक्ड क्यों मिलते हैं? क्रैक्ड इसलिए मिलते हैं ना क्योंकि कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फेमिलियर हो मेरे सॉफ्टवेयर से। अब जैसे पहले ऑटोकैड को क्रैक्ड वर्जन चलता था, तो जी सर। फेमिलियर हुए, जब लोग फेमिलियर होंगे तभी तो उसको चलाना सीखेंगे, और चलाने के जी बाद फिर जब उनको कंपनीज को जाता है कि हाँ मेरे नंबर ऑफ यूजर्स काफी हो गए हैं, लोग चलाना सीख गए हैं, तो फिर उसके बाद वो इंसिस्ट करते हैं कि आप इसको परचेस करिए कि वो। अभी तो जी लोग जानते ही नहीं जिस सॉफ्टवेयर को, उनको वो बोलेंगे कि परचेस करिए और इंसिस्ट करेंगे तो कोई क्यों नहीं करेंगे। जी सर। तो क्रैक्ड वर्जन थैंक यू सर। अवेलेबल है, क्रैक्ड वर्जन ही है, मैं भी क्रैक्ड वर्जन ही सब देता है। ओके सर। कंसल्टेंसीज वाले क्रैक्ड वर्जन थोड़ा सा प्रेफर, तो पर्सनल ओपिनियन मेरा ये रहता है कि वो क्रैक्ड वर्जन वैसे चलाने को चलाते हैं, पर अब वो जो अच्छी कंसल्टेंसीज होती है वो इसलिए परचेस करते हैं क्योंकि कल को उनने कोई डिजाइन करी और डिजाइन साइट पे गई, उसके हिसाब से बिल्डिंग बन गई और वो बिल्डिंग गिर गई, तो इनके अगर सब प्रोसीजर प्रॉपर थी, जो भी इनने डिजाइन प्रोसीजर लिए सब कुछ सही है, तो उसके कारण फेलियर क्या हुआ, मतलब सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, तो वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए फिर सॉफ्टवेयर को बोलते हैं कि हमने तो तुम्हारा जैसे ओरिजिनल वर्जन यूज कर रहे थे, उसके बावजूद भी एनालिसिस की वैल्यू गलत आई थी और उसके कारण हमने डिजाइन करा तो बिल्डिंग गिर गई। फिर वो चेक होता है कि हाँ इनपुट सही था, इनपुट सब सही था, सब कुछ सही था, उनने एनालिसिस में जो वैल्यू आई, एनालिसिस के हिसाब से आउटपुट को सेलेक्ट करके उनने प्रॉपर उसको डिजाइन करा, तो वो सही था। तो इसका मतलब अगर फिर भी बिल्डिंग गिरी या कुछ गड़बड़ था, साइट पे भी सब कुछ सही था, तो दिक्कत किसके साइड से, मतलब एनालिसिस में दिक्कत थी। तो फिर उस केस में क्या होती है कि एक पार्टी आपकी, सॉफ्टवेयर वाले भी बनते हैं अगर कभी केस वेस होता है, कुछ ऐसा होता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग चीज तो है थोड़ी सी टफ, समझना आना चाहिए। अब लोग बनाते रहते हैं हल्के में लेके कि हो गया चलो चलता है, नहीं चलता है, वर्स्ट कंडीशन किसी दिन आ जाएगी तो कोई चीज गिर जाएगी तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो तो चल रहा है कि ओवर सेव डिजाइन देते हैं सॉफ्टवेयर, तो हम अपने हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन करके बना लेते हैं, तो बना लो, अल्टीमेटली क्या होगा, कभी किसी दिन गिर गई तो फिर ऑप्टिमाइजेशन तो पूरा खत्म हो जाएगा। तुम सर कोई कोई भी बुक रेफरेंस वगैरह? बुक रेफरेंस, देखो एक पिल्लई मेनन की बुक होती है, जी सर। पिल्लई एंड मेनन की एक बुक आती है आरसीसी डिजाइन की, वो भी मैं ड्राइव में डाल दूंगा तुम लोग के, मेरे पास उसका ई वर्जन है। तो अब साइट के हिसाब से, मतलब जैसे हम डिजाइनिंग पर्पस के हिसाब से बात करते हैं तो पिल्लई मेनन अच्छी बुक है। बुक तो आरसीसी की आप कोई भी लो, सुब्रमण्यम लो, वो भी अच्छी है, पर पिल्लई मेनन में काफी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। बीच बीच में कभी कभी मैं इसका नाम लूंगा पिल्लई मेनन का, तो रख सकते हो, पर ऐसा कोई बहुत नहीं है कि। सर जैसे अपना डिटेलिंग करते हैं हम्म। तो सर साइट एग्जीक्यूशन में सर बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, तो उसमें मतलब किस तरीके से हैंडल करना चाहिए उस सिचुएशन में, क्योंकि सर ठेकेदार और ये लोग तो अपनी अपनी दबाते हैं कि हमारा ये बच रहा है, हमारा वो बच रहा है, इस तरीके से। अल्टीमेटली बात यह है कि पावर किसके हाथ में है। अगर पावर तुम्हारे हाथ में, तुम क्लाइंट साइड से हो, तुम क्लाइंट इंजीनियर हो, तो तुम अपनी पावर चलाओ। अब जैसे वैष्णो की भी बिल्डिंग बन रही है, जी सर। नई बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें एज ए सिविल इंजीनियर हम लोग के यहाँ से अपने सिविल डिपार्टमेंट से जाते हैं, कभी मैं जाता हूँ, कभी दूसरे सर लोग जाते हैं, तो हम अपनी जो डेली रिपोर्ट भेजते हैं उसमें ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं। ऑब्जर्वेशंस हम लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन में लिखते हैं कि इनने कॉन्क्रीटिंग सही से नहीं करी है, किन्ने रेनफोर्समेंट में कुछ इधर उधर है, तो हम ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, फिर उस पर एक्शन भी होते हैं कभी कभी, ये मेन सब तो चीजें। एनफोर्समेंट में ही करते हैं वो। हाँ तो रेन करेंगे ही वो। अब अच्छा करते कब है, जब कोई भी प्रोजेक्ट उनका विथ मटेरियल है, विथ मटेरियल अगर प्रोजेक्ट है ना उनका, तो ऑब्वियस सी बात है वो करेंगे। और अगर वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, मटेरियल आपका है या मटेरियल थर्ड पर्सन का, तो फिर वो नहीं करते, क्योंकि उनको क्या है, वो तो आप जो बोलोगे वो लगा देंगे काट के। विथ मटेरियल अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें दिक्कत करते हैं, जिसको पीएमसी प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं, है ना, कंसल्टेंसी और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन विथ मटेरियल। तो उसमें तो देखो डिटेलिंग एक्सपेक्ट्स में हमको थोड़ा सा साइड कंडीशन ध्यान रखनी पड़ती है। दूसरी, हम किस एरिया में काम कर रहे हैं,
हम एमपी रीजन में काम कर रहे हैं तो हमको ओवरऑल मेंटेलिटी पता है लोगों की, कैसे लोग बनाते हैं, कैसा प्रेफर करते हैं। हम साउथ में बना रहे हैं, साउथ में डिजाइन भेज रहे हैं, तो वहाँ पर कैसा, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मैं यहाँ नहीं बोल सकता कि सिर्फ यही एक फैक्टर है, इसको तुम कर्व्ड कर दोगे तो वो चीज रुक जाएगी। लोगों की यही सब चीजों की तो नहीं है ना अवेयरनेस। बना रहे हैं घर, खूब घर बन रही है, खूब बिल्डिंग बन रही है, पर अभी तो क्या है कि इस रीजन में बन रही हैं तो बन रही हैं, और जब कभी फ्लड कंडीशन आती है, कभी कुछ ऐसे अनफोर्सीन केसेस होते हैं, तो फिर बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, तो फिर एक्ट ऑफ गॉड का नाम दे दिया जाता है। पर एक्चुअल में कहीं ना कहीं गड़बड़ हमसे भी हुई रहती है। और सर इस एप्लीकेशन में सर मतलब जो आजकल लोग यूज कर रहे हैं सर चूड़ी वगैरह, तो वो हाँ, वो तो मटेरियल तो मटेरियल है। अब जैसे एमपी में सैंड आपकी, किसी को पता है कैसे परचेस करते हैं? फिट से, हाँ सर, क्यूबिक फीट से। क्यूबिक फीट से, है ना। साउथ में सैंड कैसे परचेस करते हैं पता है? टन से। तो अब टन में अगर गीली सैंड है तो ऑब्वियस सी बात है कि कम आएगी, और अगर ड्राई सैंड है तो ज्यादा आएगी। तो मटेरियल में कोई भी कुछ भी यूज कर रहा है, तो अगर तुम डिजाइनिंग प्रोसेस में हो तो मटेरियल क्या यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, वो साइट वाला जाने। हाँ, तुम अगर साइट में भी हो तो हमको आता तो है ही सब, अब हमको उसको कहीं ना कहीं फोर्स करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भी हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारे ग्रेड्स वगैरह हैं वो सब प्रॉपर रहे हैं, तो वो भी सफिशिएंट। पहली बात तो ये है कि हम जो भी डिजाइन करते हैं, जो भी हमारी M25 ग्रेड है, M30 ग्रेड है, ये अपने आप में सफिशिएंट होती है। थोड़ा बहुत 19-20 होता भी है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर M25 डिजाइन करते हैं तो हमेशा उसकी स्ट्रेंथ 28, 29, 27 रहती है। तो मेरा खुद का पर्सनली भी यही फैक्टर है। तो मटेरियल वगैरह तुम जो यूज कर रहे हैं वो तो यूज साइट का कंसर्न है। वो सॉफ्टवेयर में तो हमको वो सब चीजें डालनी नहीं है। सॉफ्टवेयर में तो हमको एक कंक्रीट की प्रॉपर्टी डालनी रहती है और रिबार की प्रॉपर्टी डालनी रहती है, और तीसरी कोई प्रॉपर्टी आती नहीं। सर मतलब चूड़ी देती है सर इतनी स्ट्रेंथ सर? जनरल क्वेश्चन है। देखो, स्ट्रेंथ सीमेंट को देना है ना, स्ट्रेंथ तुम्हारा एग्रीगेट देता है ना सैंड देती है, ये सब तो फिलर मटेरियल है। तो फिलर मटेरियल में अब हम जो भी डालें, अब लोग सैंड में जब फ्लाई ऐश मिलाने लग गए, जिसको हम पीपीसी कहते हैं, तो चूरी तो फिलर मटेरियल है। हाँ, सर्टेन उसमें डालना चाहिए, ग्रेड में डालना चाहिए, पूरी की पूरी चूरी ना रखो। ग्रेड स्लैब्स हो गई जिनमें फ्लेक्सुरल डिजाइन नहीं कर रहे हैं मोती, तो वहां पर आप चूरी वगैरह यूज कर सकते हैं। अब तुम छत भरने चल दोगे चूरी से तो गड़बड़ है, तुम बीम भर दो चूरी से गड़बड़ है, कॉलम भर दो तो ऐसे तो अब सिविल इंजीनियरिंग में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो हम कभी किसी को फुलफिल नहीं कर सकते। मैंने खुद 2 साल मुंबई में काम करा था रिलायंस में, तो हम एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्टर साइड से थे, GDCL से, गैलन डंकरलैंड कंपनी लिमिटेड थी। मैं एज ए GT ज्वाइन हुआ था उसमें आफ्टर माई ग्रेजुएशन। 2 साल तक मैंने वहाँ सर्व करा था, और हमारा क्लाइंट था रिलायंस। तो और हम जिस 4 बिल्डिंग्स में काम कर रहे थे, 4 बिल्डिंग्स थी उसमें, और सामने एट्रियम था, इस टाइप से एट्रियम। तो काफी इन दोनों बिल्डिंग्स में वो एलगे से पेट्रोल बना रहे थे, एलगे से पेट्रोल बनाने की लैब्स बन रही थी। ये दोनों बिल्डिंग को वो कहते थे आरटीजी कहते थे, रिलायंस टेक्नोलॉजिकल ग्रुप के लिए। हमको बाद में पता चला कि ये जो आरटीजी नहीं थी, एक्चुअल में हम जो बहुत यूज करते हैं वो ये था, जियो की बिल्डिंग थी। हमको बाद में पता चला, उसका डिस्क्लोज ही नहीं करते ना, वो क्या को डिस्क्लोज, तो उसका नाम उनने दे रखा था आरटीजी। मशीनरी बहुत लगती थी, हम देखते। तो ऑल्दो हमारा इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं था, मेरा इन्वॉल्वमेंट बिल्डिंग नंबर 1 में ज्यादा था, जहाँ पे एलगे से पेट्रोल बनाने के लिए लैब्स लगी थी। वो G+2 हाइट की बिल्डिंग थी, पर एक हाइट की बिल्डिंग की हाइट थी आपकी 6 फीट नहीं 20 फीट।
मतलब एक अपने 2 फ्लोर के बराबर एक फ्लोर होता था, तो G+1 G+2, तो 20 एंड 60 फीट की वो बिल्डिंग हो जाती थी। तो अब रिलायंस का काम था, रिलायंस के पास पैसे की कमी रहती नहीं है, तो हमने महंगे से महंगे सामान से लेके सस्ता से सस्ता सामान सब उस बिल्डिंग्स में लगते देखा, तो एक्सपोजर वहां से भी आया। तो हम इसको, मेरा ये कहानी बताने का मतलब ये था कि हम भले कंसल्टेंसी में काम करें, सॉफ्टवेयर चलाना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, पर हमको वो भी फील्ड नहीं छोड़नी चाहिए, साइट विजिट ये हमको रेगुलरली करना चाहिए, चाहे हम जॉब कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। हमारे किसी न किसी फ्रेंड की, किसी न किसी अंकल की, किसी न किसी सर की, कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइट चलती रहती है। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, हमको हमारा हफ्ते में 1-2 दिन निकाल के साइट विजिट पे जाना चाहिए, अच्छी साइट विजिट से, तभी हमारा नॉलेज स्ट्रांग हो पाता है, तभी हम इतना कोई भी चीज को एलेबोरेट फॉर्म में एलेबोरेटली बोल पाते हैं। तो सर हमारी स्टार्टिंग से स्लैब से होगी या बीम से होगी स्टार्टिंग, तो अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट कहाँ से होता है वहां से होगी। प्रोजेक्ट्स के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कैसे एक प्रोजेक्ट हमको डिसाइड होता है, मिलता है, या फिर एज ए स्ट्रक्चरल डिजाइनर हमारे पास कोई आता है कि हम ये प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं, तो हमको क्या क्या इनपुट्स चाहिए उससे उससे होगी। तो स्टार्टिंग बहुत धीरे धीरे होगी, और बहुत स्टार्टिंग के 10-15-20 दिन तो तुम्हें लगेगा ऐसा कि शायद हमारा पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा हो, पर लास्ट में जब तुम्हारा 15-20 दिन के बाद जब वो प्रॉपर डिजाइनिंग वाले प्रोसेस पहुंचते हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे स्टार्टिंग के जो 10-15 दिन का डिस्कशन था वो कितना हेल्पफुल है। तो पेशेंसली थोड़ा सा सुनना, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि एक दिन में सब हो जाए, ऐसा नहीं होगा, कवर सब होगा। कोई किसी को लगता है कि मुझे दोबारा भी समझना है तो मैं दोबारा ही बता दूंगा, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, कोई भी डाउट आता है तो आप ड्यूरिंग द सेशन भी पूछ सकते हो मेरे से। अगर बहुत हम इंटेंस किसी डिस्कशन में हैं तो आप अपना डाउट लिख के रखो, एट द एंड ऑफ द सेशन पूछ लेना 5-10 मिनट में जो लास्ट टाइम रहता है। बीच में कोई डिज़ाइन प्रोसीजर्स हैं तो उसमें अगर कुछ डाउट आता है तो आप एट द टाइम पूछ सकते हो। जब भी हम कभी डिज़ाइन वगैरह करेंगे बीम की, कॉलम की, तो थोड़ा सा अपने कैलकुलेटर वगैरह रखना अपने पास में। ऑल्दो मैं खुद से ज़्यादातर चीज़ें वर्कआउट करके रखता हूँ, पर मैं फिर भी आपसे पूछता रहूँगा बीच बीच में कि इसको कैलकुलेट करो। तो सीख रहे हैं, जब हम पैसे दे रहे हैं अल्टीमेटली तो हम उसका फ्रूटफुल तो रहे, ये तो क्या मतलब। और जब थोड़ा सा यहाँ पर हमको पर्सनली गाइडेंस मिल सकता है, कई सारी चीज़ें डिस्कस सीखने में तो बहुत सारी, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ईटैप सिखा रहे हैं, हम लोग को ही बोलते हैं कि आप आइए सिखाइए, पर सिर्फ ईटैप चलाना सिखा दूं तो वो तो यूट्यूब पे भी है। मैं अगर डिज़ाइन प्रोसेस, मैनुअल डिज़ाइन प्रोसेस क्या सही है क्या गलत है ये नहीं सिखाऊं तो क्या मतलब, क्योंकि आगे चल के तुम भी कहीं पर सिविल इंजीनियरिंग का ही काम कर रहे हो, गलत करोगे कभी कहीं ना कहीं से, मैं तुम लोग के एज ए मेंटर भी जुड़ा रहा हूँ कॉलेज के थ्रू, तो मेरे लिए वो चीज़ सही नहीं है। और जिन जिन लोगों ने पढ़ा है मेरे से तो पता है कि बीच में मैं जल्दी छोड़ता नहीं हूँ कोई भी चीज़, कोई कितना भी पूछना चाहता है मैं सबका आंसर देता हूँ, आदत है। माइट भी कभी कभी नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे भी हो सकता है कभी कभी ऐसे पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि 10 लोग हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे निकल के आते हैं जो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है मैं उस पर थोड़ा सा पढ़ के आपको दूंगा आंसर, पर दे दूंगा मैं आंसर। ठीक है, तो और कोई डाउट? ठीक है, तो फिर मैं गूगल फॉर्म आप सबको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप में, आप उसको फिल कर देना। मैं कल तक आपको जो सॉफ्टवेयर का फोल्डर है वो मैं लोड कर दूंगा। बाकी रही जो भी फीस वगैरह की बात है वो आप मेरे से पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, वैसे सबको ज़्यादातर को पता ही है सबको। ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही कुछ देना है, पे करना है, आप आराम से 1 हफ्ते की क्लास लीजिए। तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम विड्रॉ कर सकते हो, वो नहीं है मेरा कि मैं पहले से ले लूँ। हाँ, पर आफ्टर 1 वीक फिर आप कुछ पेमेंट कर दीजिए, फिर उसके बाद
सेकेंड वीक या थर्ड वीक में जो रेस्ट ऑफ द पेमेंट है आप कर दीजिए। एक बार में मैं बोल भी नहीं रहा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई इसी चीज़ के लिए बैठा हूँ। और पहले थोड़ा सा 3-4 दिन 5 दिन आप पढ़ लो, आपको समझ में आ जाए, फिर उसके बाद ही उसमें प्रोसीड करना है सर। और किसी की और कोई ऐसी दिक्कत है तो बताना मेरे को, कोई ये नहीं है कि मैं जानता नहीं हूँ, सबको जानता हूँ जैसा भी होगा। ठीक है सर फीस क्या रहेगी? फीस मैं भी व्हाट्सएप में इस बात करना मैं बता दूँ। ओके। बाकी सबको तो पता है, उनको भी पता होगा, निखिल नमन सबको पता है, मैं बता दूँ। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं 6 तारीख से 8 बजे इवनिंग में। और इस बीच में मैं सॉफ्टवेयर आपसे शेयर करूंगा, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए। पहले वीडियो देख लेना प्रॉपर, और कोशिश ये करना कि सब ईटैप 17 डालो, क्योंकि मैं 17 पे वर्क करता हूँ। मैं 18 भी तुम्हें दूंगा, पर पहले 17 डालो। 17 तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ये मत सोचना कि कोई डिफरेंस है, सेम है। पर 17 शायद थोड़ा ईजिली हो जाए, 18 में कभी कोई किसी को दिक्कत आती है, चलते चलते भी बंद हो जाते हैं सब, क्योंकि क्रैक्ड है। तो यही करना कि 17 डालना प्रॉपर। उसमें एक आपको वर्ड फाइल भी मिलेगी, वर्ड फाइल में 17 और 18 दोनों की इंस्टॉलेशन की यूट्यूब लिंक है। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है उसको इंस्टॉल करने में। और इंस्टॉल करके रखना, नहीं भी करोगे तो अभी स्टार्टिंग में 1-2 दिन बहुत बिल्कुल तुरंत ही ईटैप का यूज नहीं है। हाँ, पर सेकंड या थर्ड लेक्चर से ईटैप्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन आ जाएगा, तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम। सर मैं स्टार्टिंग में नहीं था सर, क्लास कब से सर चालू होगी सर? 6 से, मंडे से 6 ओके सितंबर से। अभी मैं 2-3 दिन हूँ नहीं यहाँ पर बाहर हूँ। ओके सर। और बाकी अगर रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा सबको, जो भी लेट ज्वाइन करें स्टार्टिंग से देख लेना। वैसे तो सब डिस्कशन में आ ही गया है, फिर भी मैं सेंड कर दूंगा रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। और जो भी डिस्कशन है वो नंबर है मेरा आप लोग के पास, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं।